विश्वास कम होता है, पब्लिक को लगता है कि उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, जो सोशल अनरेस्ट का भी कारण बनता है। नेपाल का ये केस इंडिया जैसे कंट्रीज के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट लेसन हो सकता है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस, क्लियर मेजोरिटी और स्टेबल पॉलिसी से ही लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट और डेवलपमेंट इंश्योर किया जा सकता है। न्यूज इन शॉर्ट्स। कैबिनेट कमेटी। पहले समझते हैं कि कैबिनेट कमेटी होता क्या है। ठीक है, इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। ठीक है, कैबिनेट कमेटी का कंसेप्ट भारत में ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड के दौरान आया। ब्रिटिश गवर्नेंस में कैबिनेट कमेटी को स्पेसिफिक टास्क और इश्यूज पर फोकस करने के लिए बनाया गया था। इंडिपेंडेंस के बाद भारत ने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया, जिसके साथ कि कैबिनेट कमेटी को भी अडॉप्ट किया। ये कमेटीज भारत में पहली बार 1947 के बाद एस्टैब्लिश की गई, जब भारत ने अपने गवर्नेंस स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज किया। इनिशियल फॉर्मेशन। भारत में पहली बार कैबिनेट कमेटी का फॉर्मेशन 1950s में हुआ, जब भारत का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑर्गेनाइज हो रहा था। इन कमिटीज का काम था कि कैबिनेट के ब्रॉडर फ्रेमवर्क के अंदर स्पेशलाइज्ड डिसीजन मेकिंग किया जा सके। भारत में कैबिनेट कमेटी की एस्टैब्लिशमेंट के लिए जी डी बिड़ला कमेटी की रिकमेंडेशन ने एक महत्वपूर्ण रोल अदा किया, जिसमें 1948 में जीडी बिड़ला कमेटी ने सजेस्ट किया कि भारत में एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के लिए स्पेशलाइज्ड कमेटी बनाई जानी चाहिए, जो कि बाद में कैबिनेट कमेटी का कंसेप्ट लेकर उभरी। इंडिपेंडेंस के बाद भारत ने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नेंस स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज किया, और श्री जवाहरलाल नेहरू जी के प्रधानमंत्री के समय में कैबिनेट कमेटी को फॉर्मली ऑर्गेनाइज किया गया, और उनका काम स्पेसिफिक इशू पर फोकस करना था, जैसे डिफेंस, इकोनॉमी और इंटरनल सिक्योरिटी। अब 1970s और 1980s के दौरान कैबिनेट कमेटी का रोल और भी ज्यादा सिग्निफिकेंट हो गया, जब सरकार ने इकोनॉमिक प्लानिंग और नेशनल सिक्योरिटी के इशू पर फोकस्ड अटेंशन देना शुरू किया। इस पीरियड में कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जैसे पावरफुल कमिटीज का फॉर्मेशन हुआ। 1990s में इकोनॉमिक लिबरेशन के बाद कैबिनेट कमेटी का रोल और भी एक्सपांड हो गया। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, नेशनल सिक्योरिटी और ग्लोबल चैलेंजेस का सामना करने के लिए इन कमिटीज का यूज बढ़ गया। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के दौरान कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को फॉर्मल रीऑर्गेनाइज किया गया, और इस कमेटी को नेशनल सिक्योरिटी के सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए एम्पावर किया गया। आज के टाइम में कैबिनेट कमेटी का स्ट्रक्चर काफी फॉर्मलाइज हो चुका है। ये कमिटीज प्रधानमंत्री के डायरेक्टिव प्रधानमंत्री के डायरेक्ट सुपरविजन में काम करती हैं, और स्पेसिफिक एरियाज में डिसीजन मेकिंग को स्ट्रीमलाइन करती हैं। कैबिनेट कमेटी अब भारत के गवर्नेंस सिस्टम में एक मेन रोल प्ले करती है, जहां इकोनॉमिक पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी और अदर इश्यूज पर डिसीजन लिए जाते हैं। इनकी जरूरत क्या है वो तो हमें समझ में आ गया। एक तो गवर्नेंस में एफिशिएंसी चाहिए, स्पेशलाइजेशन चाहिए, और अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी चाहिए। अभी ये देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी कैबिनेट कमिटीज इन ऑपरेशन है अभी। तो अपॉइंटमेंट कमिटी ऑन कैबिनेट, सीनियर, ये इसका रोल है सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को अपॉइंट करने के डिसीजन लेने का। ठीक है, इसके मेंबर्स हैं प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर, इस कमेटी के मेंबर होते हैं। सेकेंड, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, इसका रोल है नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस पॉलिसी और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की इश्यूज पर डिसीजन लेना। इसके मेंबर्स प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर होते हैं। थर्ड थर्ड कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, इसका रोल है इकोनॉमिक पॉलिसीज, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और बजट अप्रूवल का काम करना। इसमें मेंबर्स पीएम इस कमेटी के हेड होते हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, इसका रोल है पार्लियामेंट के सेशंस और लेजिस्लेटिव बिजनेस को मैनेज करना। इसके मेंबर्स में यूनियन मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स इस कमेटी के हेड होते हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, इसका काम है पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी और पॉलिसी डिसीजन लेना। इसके मेंबर्स में प्राइम मिनिस्टर इस कमेटी को चेयर करते हैं, और दूसरे की मिनिस्टर्स इसमें होते हैं। इनका वर्क मैकेनिज्म ये होता है कि ये मीटिंग करते हैं। कैबिनेट कमेटी की मीटिंग रेगुलर बेसिस पर होती रहती है, और डिसीजन मेकिंग ये
जल्दी और इफेक्टिव डिसीजन लेने में रोल प्ले करते हैं। अब कैबिनेट कमेटी के प्रोस तो बहुत सारे हो गए हैं ना, डिसेंट्रलाइजेशन, अकाउंटेबिलिटी, स्पेशलाइजेशन, एफिशिएंसी और स्पीडी डिसीजंस एक्सेट्रा। अब इसके कॉन्स भी देख लेते हैं, इसके कुछ नुकसान देख लेते हैं, लैक्यूनास देख लेते हैं। लैक ऑफ वाइडर डेलिब्रेशन, कभी कभी कैबिनेट कमिटीज में लिए गए डिसीजन वाइडर कैबिनेट में डिस्कस नहीं होते, जो डिसीजन मेकिंग को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। ओवरलैप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कुछ केसेस में डिफरेंट कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवरलैप की जाती है हो जाती है, जिससे कंफ्यूजन और इनएफिशिएंसी हो सकती है। लिमिटेड पार्टिसिपेशन, इन कमिटीज के मेंबर लिमिटेड होते हैं, इसलिए कई बार कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स या स्टेक होल्डर्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से एक्सक्लूड हो जाते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, कभी कभी स्पेसिफिक कमिटीज में पावर कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, जो कि गवर्नेंस के ब्रॉडर डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अगेंस्ट हो जाता है। ये जो कैबिनेट कमेटी होती है, इनका कोई टेन्योर फिक्स नहीं होता। ये कमिटीज फंक्शनल रहेंगी जब तक कि प्राइम मिनिस्टर इनको डिसॉल्व ना कर दे। कैबिनेट कमेटी के मेंबर्स प्राइम मिनिस्टर के डिस्क्रिशन पर सिलेक्ट किए जाते हैं। कुछ स्पेसिफिक कमेटी के मेंबर्स फिक्स्ड होते हैं, जैसे अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट में प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ही होते हैं। अकाउंटेबिलिटी, इन कमिटीज के मेंबर्स अपने डिसीजंस के लिए डायरेक्टली अकाउंटेबल होते हैं। कैबिनेट के डिसीजन को कैबिनेट के अप्रूवल के लिए रखा जाता है, जो इन डिसीजंस के लिए अल्टीमेटली अकाउंटेबिलिटी का काम करता है। अभी देखते हैं नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का कंसेप्ट पहली बार ब्रिटिश हिस्टोरियन जॉर्ज क्रोट ने दिया था 19th सेंचुरी में। जॉर्ज क्रोट ने इस टर्म को यूज किया था इम्फेसाइज करने के लिए बैलेंस बिटवीन फ्रीडम एंड रेस्ट्रेंट इन कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, जहां सिटीजन्स कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज को फॉलो तो करते हैं, लेकिन उन्हें क्रिटिसाइज करने का अधिकार भी रखते हैं। इस कंसेप्ट का मेन आइडिया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस सिर्फ लीगल फ्रेमवर्क का रूल्स पर बेस्ड नहीं होती, बल्कि मॉरल वैल्यू पर भी बेस्ड होती है, जो एक डेमोक्रेसी की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी है। भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का कंसेप्ट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी द्वारा इंट्रोड्यूस और इम्फोसाइज किया गया। अम्बेडकर जी जो भारत के संविधान के मेन आर्किटेक्ट थे, उन्होंने इस कंसेप्ट को भारत के संविधान में इसलिए इंटीग्रेट किया क्योंकि उनके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को पीसफुल वर्किंग के लिए बहुत जरूरी होती है। उन्होंने कहा था कि ये एक नेचुरल सेंटिमेंट नहीं होता, इससे कल्टीवेट करना पड़ता है। अंबेडकर जी का मानना था कि एक स्ट्रॉन्ग नेक्सस होता है एडमिनिस्ट्रेशन की फॉर्म और कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्म के बीच, और ये जरूरी है कि गवर्नेंस का स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट के साथ कंसिस्टेंट हो। भारत जैसे डाइवर्स और कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में, जहाँ कई अलग अलग कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का पालन करना डेमोक्रेसी की स्टेबिलिटी के लिए बहुत असेंशियल हो जाता है। ये कंसेप्ट इंश्योर करता है कि सभी सिटीजन्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स संविधान के नॉर्म्स और प्रिंसिपल्स का पालन करें, ना सिर्फ लीगल कंप्लायंस मतलब कि ना सिर्फ वर्ड्स में, बल्कि एथिकल और मोरल रीजंस के लिए भी। अब हमें कॉन्स्टिट्यूशनल इसकी मोरालिटी की जरूरत क्यों है? देखो, डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी तो चाहिए। डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी कब होगी? जबकि डाइवर्सिटी में यूनिटी होगी, और ये कब होगी? जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी होगी। ठीक है, सोशल जस्टिस और इक्वालिटी। सोशल जस्टिस और इक्वालिटी तो तभी तो होगा जब, अगर गवर्नेंस इन वैल्यूज को इग्नोर कर दे, जैसे जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, है ना, तो समझ में इनइक्वालिटी और इनजस्टिस बढ़ने लगती है। आज के टाइम में भारत में कई ऐसे इंस्टेंसेस देखने को मिलते हैं जहां कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की जरूरत काफी ज्यादा है। पॉलिटिकल लीडर्स, जुडिशियरी और इवन सिटीजन्स के लिए भी यह बहुत जरूरी है कि वो संविधान के एथिकल नॉर्म्स को फॉलो करें। जैसे जुडिशियरी के डिसीजन में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को कंसिडर करना, पॉलिटिकल डिस्कोर्स में एथिकल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना, और पब्लिक पॉलिसीज को बनाते वक्त सोशल जस्टिस और इक्वालिटी की को प्रायोरिटी देना, ये सब इस कंसेप्ट के अंडर आता है। अब इसके फायदे तो बहुत सारे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के, लेकिन इसमें कुछ इसके नुकसान भी हैं, जैसे कि सब्जेक्टिविटी इन इंटरप्रिटेशन। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का इंटरप्रिटेशन सब्जेक्टिव हो सकता है, जो कई बार डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट को जन्म दे सकता है। ओवर एम्फेसाइज ऑन मोरालिटी, कई बार ओवरली मोरलिस्टिक अप्रोच प्रैक्टिकल गवर्नेंस को मुश्किल बना सकती है, जहां हार्ड डिसीजंस लेने की जरूरत होती है। पोटेंशियल फॉर जुडिशियल ओवररीच,
अगर जुडिशरी अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के इंटरप्रिटेशन में ज्यादा अग्रेसिव हो जाए, तो उससे जुडिशियल ओवररीच का खतरा भी बढ़ सकता है, जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस के पावर को इंफ्रिंज कर सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये इंस्टीट्यूशन 1 जनवरी 2015 को एस्टैब्लिश किया गया था, जो भारत के पुराने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके बनाया गया था। प्लानिंग कमीशन जो 1950 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के दौरान एस्टैब्लिश हुआ था, सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल था, लेकिन 21st सेंचुरी के बदलते इकोनॉमिक और गवर्नेंस नीड्स को देखते हुए प्लानिंग कमीशन का स्ट्रक्चर आउटडेटेड लगने लगा। प्लानिंग कमीशन का अप्रोच सेंट्रलाइज्ड और टॉप डाउन था, जिसमें स्टेट्स को अपनी स्पेसिफिक नीड्स के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती थी। ये इश्यूज एड्रेस करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व करके नीति आयोग का फॉर्मेशन किया, जो कि एक डिसेंट्रलाइज्ड और पार्टिसिपेटरी अप्रोच को अडॉप्ट करता है। चेयरपर्सन, प्राइम मिनिस्टर। नीति आयोग के चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इस पोजीशन के अंदर ही नीति आयोग का पूरा स्ट्रक्चर काम करता है। वाइस चेयरमैन, रिनाउंड इकोनॉमिस्ट और पॉलिसी एक्सपर्ट। वाइस चेयरपर्सन नीति आयोग का एक डिफैक्टो हेड होता है, जो डे टू डे ऑपरेशंस और पॉलिसी प्लानिंग को लीड करता है। ये पोजीशन डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करती है। सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, नीति आयोग का ऑपरेशनल हेड होता है, जो इंस्टीट्यूशन के डे टू डे फंक्शनिंग को मैनेज करता है। सीईओ का अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्रिशन पर ही होता है। फुल टाइम मेंबर्स, पॉलिसी एक्सपर्ट्स एंड स्पेशलिस्ट। फुल टाइम मेंबर्स होते हैं जो कि प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन के कोर एरियाज में डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं। ये मेंबर्स अलग अलग सेक्टर जैसे इकोनॉमी, सोशल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा में एक्सपर्टीज रखते हैं। फिफ्थ, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, यूनियन मिनिस्टर्स। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स उन यूनियन मिनिस्टर्स को शामिल करते हैं जो स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज के हेड होते हैं और पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में डायरेक्ट रोल प्ले करते हैं। सिक्स्थ, स्पेशल इनवाइटीज वो एक्सपर्ट्स होते हैं जो स्पेसिफिक इश्यूज पर एडवाइस देने के लिए बुलाए जाते हैं। ये एक्सपर्ट्स अपने फील्ड में डीप नॉलेज रखते हैं और पॉलिसी फॉर्मुलेशन में वैल्यूएबल इनपुट देते हैं। नीति आयोग कई बार स्पेसिफिक इश्यूज या प्रोजेक्ट्स के लिए वर्किंग ग्रुप्स और टास्क फोर्स भी फॉर्म करता है। ये ग्रुप्स एक्सपर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और स्टेक होल्डर्स का एक मिक्स होते हैं, जो टारगेटेड गोल्स को अचीव करने के लिए फॉर्म किए जाते हैं। नीति आयोग के हमने पॉजिटिव एस्पेक्ट तो देखा, अब हम देखते हैं इसके कुछ चैलेंजेस। फर्स्ट, लैक ऑफ स्टैट्यूटरी स्टेटस। नीति आयोग एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, जिसका मतलब है कि इसके डिसीजंस और रिकमेंडेशंस लीगली बाइंडिंग नहीं होते। लिमिटेड फाइनेंशियल पावर, प्लानिंग कमीशन के कंपैरिजन में नीति आयोग के पास फाइनेंशियल पावर लिमिटेड है, जिससे इसके पॉलिसी रिकमेंडेशन का इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हो जाता है। थर्ड, ओवर रिलायंस ऑन सेंटर। नीति आयोग को डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच के बावजूद कई बार इस पर सेंटर का ज्यादा इन्फ्लुएंस हो सकता है, जो स्टेट्स को स्पेसिफिक नीड्स को अंडरमाइन कर सकता है। लैक ऑफ डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन पावर, नीति आयोग के पास पॉलिसीज का डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन का पावर नहीं है, जिससे इसका रोल एडवाइजरी तक ही सीमित हो जाता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 341 की। आर्टिकल 341 भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट प्रोविजन है, जो शेड्यूल कास्ट के आइडेंटिफिकेशन और उन्हें स्पेसिफिक बेनिफिट्स देने से रिलेटेड है। भारत में शेड्यूल कास्ट वो कम्युनिटीज हैं जो हिस्टोरिकली, सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड रही हैं। इन कम्युनिटीज को स्पेशल प्रोटेक्शन और अफर्मेटिव एक्शन देने के लिए आर्टिकल 341 कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया था। भारत में शेड्यूल कास्ट का कंसेप्ट ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड के दौरान ही डेवलप हुआ, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू सर्टेन कास्ट को शेड्यूल्ड किया, यानी इन कास्ट को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया, जिनको स्पेशल प्रोटेक्शन और बेनिफिट मिलने चाहिए। आर्टिकल 341 क्लोज 1 कहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक नोटिफिकेशन इश्यूज कर सकते हैं, जो स्पेसिफिक कास्ट को शेड्यूल कास्ट के रूप में डेजिग्नेट करेगा। ये नोटिफिकेशन एक स्टेट या यूनियन टेरिटरी के कॉन्टेक्स्ट में होता है, यानी हर स्टेट या यूनियन टेरिटरी के लिए अलग अलग कास्ट को शेड्यूल कास्ट के रूप में रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। ये नोटिफिकेशन पार्लियामेंट के अप्रूवल के बाद ही मॉडिफाई या रिपील किया जा सकता है।
आर्टिकल 341 क्लोज 2 के मुताबिक पार्लियामेंट के पास ये अधिकार होता है कि वो लॉ बनाकर किस कास्ट को एससी में इंक्लूड या एक्सक्लूड कर सकती है या कोई कंडीशन या एक्सेप्शन प्रिस्क्राइब कर सकती है। मतलब शेड्यूल कास्ट के लिस्ट में कोई भी एडिशन या डिलीशन सिर्फ पार्लियामेंट के थ्रू हो सकती है और इसमें स्टेट्स का डायरेक्ट रोल नहीं होता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ये पावर होती है कि वो स्पेसिफिक कास्ट को एससीज के रूप में डेजिग्नेट करे। ये पावर कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव्ड होती है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन और मॉडिफिकेशन पार्लियामेंट के डिस्क्रिशन पर ही होता है। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टैंड है? सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस बात को क्लेरिफाई किया है कि एससीज की कैटेगरीज का अधिकार सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। ये इंश्योर करता है कि शेड्यूल कास्ट स्टेटस का डिस्ट्रीब्यूशन में नेशनल लेवल पर यूनिफॉर्मिटी रहे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि स्टेट्स अपने हिसाब से शेड्यूल कास्ट के कैटेगराइजेशन में चेंजेस नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस न्यूज की, जहां पर कि पंजाब के गवर्नर ने प्रेसिडेंट की कंसेंट के लिए बिल को रिजर्व कर लिया है। पंजाब यूनिवर्सिटीज लॉज अमेंडमेंट बिल 2023 को, इस बिल को रिजर्व कर लिया है प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए। तो देखते हैं ये कौन कौन सी पावर्स हैं और कहां कहां से आती है। भारत के फेडरल स्ट्रक्चर में कुछ स्टेट बिल्स ऐसे होते हैं जो प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बिना कानून नहीं बन सकते। ये पावर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 200 और 201 में दिया गया है। आर्टिकल 200 के तहत जब स्टेट लेजिस्लेचर कोई बिल पास करता है तो गवर्नर उस बिल को प्रेसिडेंट के पास भेज सकता है और अगर वो उससे अप्रोप्रिएट नहीं समझते तो प्रेसिडेंट के पास तीन ऑप्शंस होते हैं। पहला, या तो उसे एसेंट दे दे, दूसरा वीटो मतलब रिजेक्ट कर सकते हैं और तीसरा उस बिल को रिजर्व कर सकते हैं। आर्टिकल 201 में कहा गया है कि अगर गवर्नर बिल को प्रेसिडेंट के पास भेजता है तो प्रेसिडेंट के पास उस बिल को अप्रूव या रिजेक्ट करने का अधिकार होता है। भारत में प्रेसिडेंट की वीटो पावर का इतिहास में कई बार उपयोग किया गया है। जैसे अगर पॉजिटिव उसकी बात करें तो 1986 में इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल पर प्रेसिडेंट जेल सिंह जी ने अपनी वीटो पावर यूज की थी। नेगेटिव वीटो 1954 में प्रेसिडेंट श्री राजेंद्र प्रसाद जी ने पैप्सो अप्रोप्रिएशन बिल को अपनी वीटो पावर से रिजेक्ट किया था और रिकंसिडरेशन के लिए तो कई केसेस में प्रेसिडेंट ने बिल्कुल रिकंसिडरेशन के लिए स्टेट्स को लेजिस्लेचर के पास वापस भेजा है। हाँ, और अगर अगर प्रेसिडेंट ये बिल वापस स्टेट लेजिस्लेचर को भेजता है और फिर स्टेट लेजिस्लेचर उसे रिकंसिडर करके भेजती है तो वो फिर प्रेसिडेंट उसे रिजेक्ट कर सकता है या अपने पास रख सकता है, रिजर्व कर सकता है। लेकिन अगर गवर्नर के पास भेजती है तो वो ऐसा नहीं कर सकता। और सिमिलरली अगर पार्लियामेंट रिकंसिडर करके प्रेसिडेंट के पास कोई बिल फिर से भेजती है तो उसे वो एक्सेप्ट उसे एसेंट देना उसके लिए प्रेसिडेंट के लिए मैंडेटरी होता है। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन मिनरल टैक्सेशन। भारत एक मिनरल रिच कंट्री है और यहाँ पर कई टाइप के मिनरल्स पाए जाते हैं जैसे कोल, आयरन ओर, बॉक्साइट, लाइमस्टोन एक्सेट्रा। ये मिनरल्स भारत के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। कॉलोनियल पीरियड के दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मिनरल के एक्सट्रैक्शन और टैक्सेशन के लिए लॉज बनाए जो उनके रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करने के लिए डिजाइन थे। इंडिपेंडेंस के बाद भारत ने अपना मिनरल पॉलिसी फ्रेमवर्क डेवलप किया जिसने मिनरल्स की ऑनरशिप और टैक्सेशन के लिए स्टेट्स और सेंटर के रोल्स को डिफाइन किया। भारत में मिनरल्स की ऑनरशिप और रेगुलेशन के लिए कई लॉज इनेक्ट किए गए हैं जैसे माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 जिसे MMDR। ये एक्ट मिनरल्स की एक्सप्लॉयटेशन, लाइसेंसिंग और टैक्सेशन के लिए सेंट्रल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। लेकिन ये भी क्लैरिफाई करता है कि स्टेट्स के पास मिनरल्स की ऑनरशिप का राइट है और वो अपने एरियाज में मिनरल्स का मैनेजमेंट और टैक्सेशन कर सकते हैं। ये फेडरल स्ट्रक्चर का एक एग्जांपल है जहां स्टेट्स को अपने रिसोर्सेज पर कंट्रोल दिया गया है लेकिन ओवरऑल रेगुलेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ही होता है। मिनरल टैक्सेशन से स्टेट्स को सिग्निफिकेंट रेवेन्यू मिलता है जो उनके डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट और वेलफेयर स्कीम्स के लिए यूज होता है। लेकिन कई बार इस टैक्सेशन में डिस्प्यूट्स होते हैं जहां स्टेट और सेंटर के बीच पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। ये कन्फ्लिक्ट तब और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं जब स्टेट्स को स्पेसिफिक लॉज और सेंट्रल लॉज के बीच में इनकंसिस्टेंसीज होती हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट गोवा फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस से रिलेटेड है जहां पर मिनरल की ऑनरशिप और टैक्सेशन के राइट्स को लेकर स्टेट्स और सेंटर
स्टेट्स और सेंटर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। इस केस में ये डिस्प्यूट था कि स्टेट्स को मिनरल पर टैक्स इम्पोज करने का अधिकार है या नहीं, और अगर है तो वो सेंट्रल लॉज के अंडर किस हद तक आता है। तो इसमें जो जो की इश्यूज एड्रेस हुए वो था ऑनरशिप ऑफ मिनरल्स, क्या स्टेट्स के पास मिनरल की ऑनरशिप का एक्सक्लूसिव राइट है, ये सेंटर भी इस ऑनरशिप में रोल प्ले करता है। सेकंड, टैक्सेशन पावर, कि क्या स्टेट्स को मिनरल पर टैक्सेशन का राइट है या ये राइट सिर्फ सेंटर के पास है। तीसरा, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, क्या स्टेट्स द्वारा इम्पोज टैक्स सेंट्रल लॉज के प्रोविजन के साथ कंसिस्टेंस है या नहीं। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट्स में ये क्लैरिफाई किया है कि स्टेट्स के पास मिनरल ऑनरशिप और टैक्सेशन का एक्सक्लूसिव राइट है। कोर्ट ने कहा है कि स्टेट्स को अपने एरिया में मिनरल पर टैक्स इम्पोज करने का अधिकार, और यह अधिकार पार्लियामेंट की रेसिडरी पावर्स से इन्फ्रिंज नहीं होता। कोर्ट ने ये भी कहा है कि स्टेट्स का मिनरल टैक्सेशन के राइट्स एमएमडीआर एक्ट के प्रोविजंस के साथ कंसिस्टेंस होने चाहिए, लेकिन स्टेट्स की ऑटोनॉमी को उसका राइटफुल प्लेस दिया जाए। तो इस जजमेंट का इम्प्लीकेशन क्या है? इस जजमेंट का इम्प्लीकेशन, एक तो स्टेट ऑटोनॉमी मेंटेन होगी। इस जजमेंट के बाद स्टेट्स को मिनरल राइट और टैक्सेशन पावर्स को लीगली इन्फोर्स किया जाएगा। ये जजमेंट स्टेट्स के फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को स्ट्रेंथन करेगी, इकोनॉमी को डेवलप करेगी, वगैरह वगैरह। इसके बाद फेडरल स्ट्रक्चर, सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग भारत के फेडरल स्ट्रक्चर के लिए एक माइलस्टोन के रूप में दी है, जहां स्टेट्स के राइट्स को सेंटर के साथ बैलेंस किया गया है। इस जजमेंट ने स्टेट्स के पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन करने में क्लैरिटी की है। लेकिन अब इन फायदों के साथ एक नुकसान भी है इस जजमेंट का। तो वो नुकसान क्या है वो देखते हैं। पोटेंशियल फॉर ओवर टैक्सेशन, स्टेट्स का मिनरल टैक्सेशन के राइट्स को रिकॉग्नाइज करने से कई बार ओवर टैक्सेशन का खतरा बढ़ सकता है, जो माइनिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ को इम्पैक्ट कर सकता है। ठीक है। पॉसिबल कंफ्लिक्ट विद सेंट्रल लॉ, ये जजमेंट कई बार सेंट्रल लॉज के साथ कंफ्लिक्ट को जन्म दे सकता है, जहां स्टेट्स के लॉज और पॉलिसीज सेंट्रल फ्रेमवर्क के अगेंस्ट हो सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज, स्टेट्स को अपने मिनरल टैक्सेशन के राइट्स को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने में कई बार चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, जिसमें लीगल डिस्प्यूट्स और इंडस्ट्री रेजिस्टेंस भी शामिल है। रिस्क ऑफ रिवेन्यू मिसमैनेजमेंट भी है इसमें। स्टेट्स के फाइनेंशियल ऑटोनॉमी बढ़ने से रिवेन्यू मिसमैनेजमेंट का खतरा भी बढ़ जाएगा, जहां स्टेट्स अपने रिसोर्सेज का प्रॉपर मैनेजमेंट शायद ना कर पाए। फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल, फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स का कंसेप्ट इंडिया में 20th सेंचुरी के दौरान आया, जब इंडिया में इलीगल इमिग्रेंट्स का इशू सामने आ रहा था। पर्टिकुलरली असम में इलीगल माइग्रेंट्स का इन्फ्लक्स 20th सेंचुरी के अर्ली डिकेड्स में होने लगा, जिसमें बांग्लादेश उस टाइम का ईस्ट पाकिस्तान से आने वाले लोगों की जो नंबर था वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। आसाम में इस इशू ने लोकल पॉपुलेशन के साथ कल्चरल और इकोनॉमिक टेंशंस को जन्म दिया, जो इवेंचुअली पॉलिटिकल अनरेस्ट और एजिटेशन का कारण बन गई। भारत में इलीगल इमिग्रेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए और डिपोर्ट कराने के लिए फॉरेनर्स एक्ट 1946 इनेक्ट किया गया। ये एक्ट सेंटर को ये पावर देता है कि वो इलीगल इमिग्रेंट को आइडेंटिफाई करके डिपोर्ट करें, लेकिन इस प्रोसेस को और भी इफेक्टिव बनाने के लिए फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स का एस्टैब्लिशमेंट किया गया। इन ट्रिब्यूनल्स का काम इलीगल इमिग्रेंट के केसेस को एडजुडिकेट करना और उनका स्टेटस डिटरमाइन करना है। असम अकॉर्ड 1985 में साइन किया गया था, जो असम में इलीगल इमिग्रेंट के इशू को एड्रेस करने के लिए एक सिग्निफिकेंट स्टेप था। इस अकॉर्ड के बाद फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स को और ज्यादा एक्टिव और इफेक्टिव बनाया गया, ताकि इलीगल इमिग्रेंट्स के केसेस का टाइमली निपटारा हो सके। फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स को ऐसे जुडिशियल बॉडीज हैं जो इलीगल इमिग्रेट के स्टेटस को डिटरमाइन करने के लिए एस्टैब्लिश की गई। इन ट्रिब्यूनल्स को फॉरेनर्स एक्ट 1946 के अंडर एस्टैब्लिश किया गया। ये ट्रिब्यूनल स्पेसिफिक केसेस को सुनते हैं जहां किसी व्यक्ति के इलीगल इमिग्रेंट होने का सस्पिशन होता है, और फिर ये उस व्यक्ति के सिटीजनशिप या फॉरेनर होने का डिसीजन ले लेते हैं। फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स के पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है? एक तो टाइमली एडजुडिकेशन हो जाता है, लीगल सेफगार्ड्स एक्यूज पर्सन को अपना केस प्रेजेंट करने की फुल अपॉर्चुनिटीज देते हैं, नेशनल सिक्योरिटी मेंटेन होती है, और एक स्पेशलाइजेशन, ये स्पेशलाइज्ड बॉडी है तो इलीगल माइग्रेंट्स के केसेस को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली हैंडल करेगी। लेकिन इसके साथ साथ कुछ नेगेटिव, पोटेंशियल फॉर मिस यूज,
है ना? कई बार इन ट्रिब्यूनल्स का यूज़ पॉलिटिकल या कम्युनल मोटिवेशंस के लिए हो सकता है, जो इनोसेंट पर्सन को अननेसेसरी टारगेट कर सकता है। चैलेंजिंग इन प्रोवाइडिंग सिटीजनशिप, कई बार एक्यूज पर्सन के लिए अपनी सिटीजनशिप प्रूव करना चैलेंजिंग हो सकता है, पर्टिकुलरली उनके लिए जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है। ओवरबर्डनिंग फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स पर कई बार केसेस का लोड इतना ज्यादा हो जाता है कि टाइमली डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। ह्यूमन राइट्स कंसर्न, इलीगल इमिग्रेंट्स के केसेस में कई बार ह्यूमन राइट वायलेशन के एलिगेशन उठते हैं जो ट्रिब्यूनल्स की फंक्शनिंग को क्वेश्चन करते हैं। असम में नेशनल रजिस्टर्स ऑफ सिटीजन एनआरसी अपडेट के बाद कई सस्पेक्टेड इलीगल इमिग्रेंट्स के केसेस फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स के सामने रेफर किए गए। ये प्रोसेस कंट्रोवर्शियल रहा है क्योंकि कई केसेस में जेन्युइन सिटीजन के नाम भी एनआरसी से में छूट गए हैं। एक केस में ट्रिब्यूनल ने एक व्यक्ति को फॉरेनर डिक्लेयर कर दिया, लेकिन उस व्यक्ति ने हाई कोर्ट में अपील किया, जहां हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के डिसीजन को ओवरटर्न कर दिया और उस व्यक्ति को इंडियन सिटीजन डिक्लेयर कर दिया। ये केस ट्रिब्यूनल के डिसीजन की जुडिशियल रिव्यू की जरूरत को हाईलाइट करता है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन सीआईसी भारत में आरटीआई एक्ट 2005 के अंडर स्टैब्लिश किया गया। आरटीआई ने सिटीजन को अधिकार दिया कि वो गवर्नमेंट से किसी भी मैटर पर इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं और इस एक्ट की इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए सीआईसी का फॉर्मेशन किया गया। सीआईसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो आरटीआई एक्ट के अंडर सिटीजन्स की आरटीआई एप्लीकेशंस और कंप्लेंट्स को एड्रेस करती है। सीआईसी का मेन रोल गवर्नमेंट के कामकाज में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करना है। ये इंस्टीट्यूशन सिटीजन्स को उनकी आरटीआई एप्लीकेशंस के थ्रू गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन प्राप्त करने में मदद करती है और उन केसेस में इंटरवीन करती है जहां इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में रुकावट आती है। हेड ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का हेड होता है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। सीआईसी का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और एक यूनियन मिनिस्टर जो कि प्राइम मिनिस्टर का नॉमिनी हो इस कमेटी की रिपोर्ट की बेसिस पर किया जाता है। इसका टेन्योर 3 साल का होता है और इसके साथ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं सीआईसी के साथ, जो कि मैक्सिमम 10 मेंबर्स हो सकते हैं और इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स का रोल सिटीजन की आरटीआई कंप्लेंट्स और अपील्स को एड्रेस करना होता है। ये भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं और इनका टेन्योर भी 3 साल का ही होता है। सीआईसी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसे गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस से बचाने के लिए स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया, लेकिन सीआईसी और आईसीएस अपने डिसीजन के लिए अकाउंटेबल होते हैं और उनके डिसीजन को जुडिशियल रिव्यू के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। सीआईसी के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करता है, लीगल रिकॉर्ड्स प्रोवाइड करता है सिटीजन को, जिससे वो अपने आरटीआई एप्लीकेशंस को टाइमली रिजॉल्व करवा सकें, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है, गुड गवर्नेंस को एनकरेज करता है। लेकिन इसके कुछ कॉन्स भी हैं, जैसे कि डिले इन एजुकेशन। सीआईसी के पास केसेस का बहुत सारा बर्डन और बैकलॉग होने के कारण ये टाइम से अपना डिसीजन नहीं दे पाता है। लिमिटेड एनफोर्समेंट पावर, सीआईसी के पास पेनल्टीज इंपोज करने के लिमिटेड पावर है जो कई बार आरटीआई एक्ट के इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन में भी रुकावट बन जाती है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है। अवेयरनेस एंड एक्सेसिबिलिटी इशू भी है। कॉमन सर्विस सेंटर्स, कॉमन सर्विस सेंटर्स भारत सरकार ने नेशनल ई गवर्नेंस प्लान का एक इंटीग्रल पार्ट है। कॉमन सर्विस सेंटर्स को 2006 में स्टैब्लिश किया गया था, जिसका ऑब्जेक्टिव था गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कराना रूरल और रिमोट एरियाज को थ्रू डिजिटल मीन्स। सीएससीज डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव का भी एक इम्पॉर्टेंट पिलर है। डिजिटल इंडिया कैंपेन के अंदर भारत सरकार का मेन ऑब्जेक्टिव है भारत को डिजिटली एम्पावर करना। इसके स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट्स देखते हैं। स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट्स ऑफ सीएससीज, एक तो पैन इंडिया नेटवर्क। सीएससीज का एक पैन इंडिया नेटवर्क है जो रीजनल लिंग्विस्टिक कल्चरल डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए सर्विस प्रोवाइड करता है। ये नेटवर्क भारत के हर ग्राम पंचायत तक पहुंचाने का एम रखता है। की कंपोनेंट्स, विलेज लेवल एंटरप्रेन्योरशिप। सीएससीज का ऑपरेशन और मैनेजमेंट का काम विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स के जरिए होता है। ये लोकल लेवल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो सीएससी को अपने रीजन में स्टैब्लिश और ऑपरेट करते हैं।
सर्विस प्रोवाइडर सीएससीज का नेटवर्क में वेरियस गवर्नमेंट, प्राइवेट और सोशल सेक्टर के सर्विस प्रोवाइडर्स इन्वॉल्व हैं। ये प्रोवाइडर्स अपने सर्विसेज को सीएससीज के जरिए सिटीजन्स तक पहुंचाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर सीएससीज एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं जहां सिटीजन्स अपने सर्विसेज एक्सेस कर सकते हैं। ये सेंटर्स इंटरनेट कनेक्टेड कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, बायोमेट्रिक डिवाइसेस और अदर नेसेसरी इक्विपमेंट से इक्विप्ड होते हैं। टेक्नोलॉजी सपोर्ट सीएससीज को टेक्नोलॉजी सपोर्ट और ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए एक डेडिकेटेड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है। ये सपोर्ट इंश्योर करता है कि सीएससीज एफिशिएंट और इफेक्टिवली ऑपरेट कर सकें। फाइनेंशियल मॉडल सीएससीज एक पीपीपी मॉडल है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जहां प्राइवेट विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स अपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट से सीएससी स्टैब्लिश करते हैं और अपने सर्विसेज के जरिए रिवेन्यू जनरेट करते हैं। गवर्नमेंट कुछ असेंशियल सर्विसेज के लिए सब्सिडाइज्ड या सपोर्ट प्रोवाइड करती है, लेकिन सीएससी का मेन रिवेन्यू सोर्स विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा प्रोवाइड सर्विस से ही हो सकता है। कौन कौन सी सर्विसेज ये प्रोवाइड करती है? एक तो गवर्नमेंट टू सिटीजन, ऐसे सर्विसेज जो गवर्नमेंट से सिटीजन को मिले, जैसे आधार सर्विसेज, गवर्नमेंट सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट जैसे एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स। डिजिटल सेवा पोर्टल जिसमें कि गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में पता चले। फिर बिजनेस टू सिटीजन जैसे कि ई कॉमर्स, शॉपिंग, ऑनलाइन पेमेंट्स, टेलीमेडिसिन जो कि बिजनेस टू सिटीजन है, ये सब। इसके अभी फायदे क्या क्या हैं? इसके फायदे अच्छा, इसके साथ साथ इसमें ना बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज और पेंशन सर्विसेज का भी इंक्लूजन है। ठीक है, इसमें एजुकेशन के लिए डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम्स जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, पीएमजी दीक्षा दिशा, ठीक है, ऑनलाइन कोर्सेज, ये सब भी प्रोवाइडेड है। और इसका इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस तो यही है कि डिजिटल डिवाइड को ब्रिज करेगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करेगा, सोसाइटी को एम्पावर करेगा, रूरल सिटीजन को एम्पावर करेगा, ई गवर्नेंस को फैसिलिटेट करेगा। लेकिन इसके साथ साथ इसके नेगेटिव्स भी हैं, जैसे कि रिमोट एरिया में भैया जहाँ लाइट ही नहीं रहती है वहाँ पे आप कंप्यूटर कैसे चलाओगे, है ना? जहाँ पे बैठने की सुविधा नहीं है या कुछ भी नहीं है, या लोगों को बेसिक पढ़ना ही नहीं आता, वहाँ पे आप कैसे उन्हें ये सब सिखाओगे या बताओगे? संपूर्णता अभियान को देखते हैं। संपूर्णता अभियान एक टारगेटेड कैंपेन है जो भारत सरकार ने नीति आयोग के अंडर लॉन्च किया है। इस कैंपेन का ऑब्जेक्टिव है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में की डेवलपमेंट इंडिकेटर्स को इम्प्रूव करना। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स जैसे हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड नेशनल एवरेज से काफी नीचे है। इन डिस्ट्रिक्ट्स को अपलिफ्ट करने के लिए नीति आयोग ने 2018 में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसका मेन गोल ये था कि बैकवर्ड एरियाज में फोकस इंटरवेंशन करके उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट करना। अब ये जो संपूर्णता अभियान है, लार्जर प्रोग्राम का एक पार्ट है जो स्पेसिफिकली टारगेटेड एफर्ट्स के जरिए शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करने पर फोकस करेगा। इस कैंपेन का ड्यूरेशन 3 महीने का है, जिसमें इंटेंसिव एफर्ट्स के थ्रू की इंडिकेटर्स को अचीव करने की कोशिश की जाएगी। भारत में कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां बेसिक एम्यूनिटीज और सर्विसेज की कमी है, जिसका असर वहां के लोगों की ओवरऑल डेवलपमेंट पर पड़ता है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का मेन पर्पस इन डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई करना है और संपूर्णता अभियान इन इंटरवेंशन को और भी ज्यादा फोकस्ड और रिजल्ट ओरिएंटेड बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। तो इसके तो इसके फोकस एरियाज क्या क्या है? हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन क्वालिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, लाइवलीहुड प्रमोशन। इसकी इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटेजी है, नीति आयोग ने संपूर्णता अभियान के अंडर एक इंटेंसिव मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन मैकेनिज्म स्टैब्लिश किया है, जिससे कैंपेन का आउटकम को ट्रैक किया जा सकेगा। ये कैंपेन स्टेट गवर्नमेंट्स, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के जरिए इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ताकि हर लेवल पर ऑनरशिप और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर हो सके। अब इसकी इंपॉर्टेंस तो ये है कि ये अंडर डेवलप्ड एरियाज पर फोकस करेगा और उन्हें अपलिफ्ट करेगा, और इससे क्या होगा? इंक्लूसिव ग्रोथ प्रमोट होगी और ह्यूमन डेवलपमेंट एनहांस होगी, और इससे क्या होगा? स्ट्रेंथन होगी लोकल गवर्नेंस। ठीक है, लेकिन अब इसमें कुछ चैलेंजेस भी तो आएंगे। चैलेंजेस क्या क्या आएंगे? चैलेंजेस आएंगे, एक तो शॉर्ट टर्म फोकस है, आप 3 महीने में क्या ही कर लोगे। ठीक है, रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स है, जैसे कैंपेन के इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए कई बार लोकल रिसोर्स की भी तो कमी हो जाती है ना, जो ग्राउंड लेवल आउटकम को इम्पैक्ट करती है। और डिपेंडेंसी है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पर। ठीक है, तो इससे क्या होगा
कि अगर लोकल लेवल पर गवर्नेंस वीक हो तो कैंपेन का आउटकम भी तो कम हो जाएगी और एक लिमिटेड रीच है। संपूर्णता अभियान का ड्यूरेशन और स्कोप लिमिटेड होने के कारण ये कैंपेन हर बैकवर्ड एरिया में अपना इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाएगा।